नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी हिंदी विषय से तैयारी कैसे करें। जो अभी विज्ञापन 2024 में निकला हुआ है, उसकी तैयारी को लेकर आप सभी कमेंट्स कर रहे थे कि बातचीत की जाए इस पर और किस तरीके से हम सभी अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो हमने भी एक प्रयास किया हुआ है और इस परीक्षा की तैयारी को लेकर हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमने डीएसएसबी टीजीटी हिंदी को लेकर इतनी गंभीरता क्यों दिखाई, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने पीजीटी हिंदी के लिए डीएसएसबी से आवेदन किया था सन 2012 ईस्वी में, और इसकी परीक्षा हुई 2015 में, रिजल्ट आया 2016 में और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई 2017 में। और इस एग्जाम में हमने सफलता भी पाई थी और मेरा 16वां नंबर था इस परीक्षा में। और कुल टोटल सीट थी 69। तो हमने तो परीक्षा दी थी पीजीटी की, लेकिन पीजीटी की तैयारी के दौरान डीएसएसबी के वेबसाइट को हमने इतनी बार विजिट किया, इतनी बार उसका गहन अध्ययन किया कि पीजीटी की तैयारी करते करते टीजीटी के बारे में भी ढेर सारी जानकारी हो गई कि इसका पेपर कैसे आता है और पीजीटी का पेपर कैसे आता है। खासतौर से अगर हम हिंदी के पैटर्न को देखें तो डीएसएसबी को हमने बहुत बार विजिट किया, इससे काफी परिचय भी हो गया था। और दिन में मुझे याद है कि उस जमाने में प्रतीक्षा में कितनी पीड़ा होती है जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और बार बार उसकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो और देख रहे हो कि कब परीक्षा होगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। लेकिन ये केवल हमारे चयन तक ही इसका संबंध सीमित रहा। इसी दौरान मेरा चयन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हो गया, तो मैं वहां चला गया और ज्वाइनिंग नहीं किया। लेकिन बहुत कुछ अनुभव हमने यहाँ से हासिल कर लिया। तो कारण रहा कि डीएसएसबी टीजीटी हिंदी पर जब भी मैं बातचीत करूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं अनुभव और प्रामाणिकता का पुट जरूर शामिल होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले तो बात करेंगे विज्ञापन को लेकर, फिर कितनी सीट्स आई हुई हैं उनके ऊपर, योग्यता क्या है, विषय कॉम्बिनेशन को कैसे हमें ध्यान में रखना है, आयु सीमा को लेकर आप सभी कमेंट्स करते रहे हैं कि कितनी उम्र तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ में हम चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम किस तरीके का है, चाहे वो हिंदी का हो या फिर यहाँ पर पैटर्न में आप देखेंगे कि हिंदी के साथ साथ इसमें ए और बी दो तरीके के पार्ट बनाए गए हैं। ए में जिस पर कि हम आगे चर्चा करेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, यानी कि आपको सिलेबस के बारे में भी पता चलेगा और साथ में पता चलेगा कि हमें किन किन किताबों को पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट हमें कहाँ से करना है, इसको भी हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो ये 7-8 पॉइंट्स हैं जिन पर कि हम बात करेंगे और मैं गुजारिश करूंगा कि आखिर तक अपने लिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं कि जो विज्ञापन निकला हुआ है, आप जान रहे हैं कि 12 जनवरी के आसपास में नोटिफिकेशन आया था कि 8 फरवरी 2024 से फॉर्म भरा जाएगा और 8 मार्च 2024 इसकी अंतिम तिथि होगी। तो यानी कि जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आपके पास अभी पर्याप्त समय फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म हिंदी में कितने तरीके का निकला हुआ है। एक तो निकला है टीजीटी हिंदी मेल के लिए जिसमें टोटल सीट है 75, टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए है जिसमें टोटल सीट है 110, और टीजीटी हिंदी एनडीएमसी से फॉर्म निकला हुआ है जिसमें टोटल सीट है 7। तो हम यहाँ पर देखें, कुल मिलाकर अगर हिंदी को हम समग्रता में देखें तो 192 के आसपास में यहाँ पर सीट दिखाई पड़ रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेल के लिए अलग फाइटिंग है, फीमेल के लिए अलग फाइटिंग है, यानी कि मेल मेल में फाइटिंग होगी और फीमेल फीमेल में फाइटिंग होगी। आमतौर पर अन्य परीक्षाओं में आप देखते हैं कि मेल फीमेल दोनों एक ही में एग्जाम होता है, लेकिन डीएसएसबी का कुछ ऐसा पैटर्न है कि वो मेल और फीमेल के सीटों को बांट कर रखा है और परीक्षा भी अलग ढंग से कराता है। तो आपको अपने ही कैटेगरी में, यानी कि जो भी मेल फीमेल है उन्हीं में ही कंपटीशन करना है। तो एक इस चीज को आपको एकदम से क्लियर करना है। आगे देखते हैं कि
क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या है। ठीक है, तो आपको बीए ऑनर्स होना चाहिए हिंदी में, या फिर आपने बीए किया है तो एक सब्जेक्ट आपका उसमें हिंदी होना चाहिए। आप बीए अपना 45% मार्क्स से पास होंगे, ऐसी इसमें बात कही गई है कि 45% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। साथ में ग्रेजुएशन करते हुए आपका किसी न किसी वर्ष में हिंदी विषय होना चाहिए, या फिर बीए ऑनर्स अगर हिंदी में किए हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि आर दिया हुआ है, यानी कि अथवा इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 45% मार्क्स से एक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आप अच्छे से ग्रेजुएशन किए हो। ठीक है, इसके बाद नीचे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ। पहले इस क्राइटेरिया को आप समझ जाइए कि आप या तो बीए ऑनर्स किए हो, जैसे ऑनर्स की पढ़ाई कई जगहों पर होती है, बीएचयू में आप देखते हैं कि ऑनर्स की पढ़ाई होती है। ठीक है, बिहार के बहुत सारे विश्वविद्यालय में ऑनर्स की पढ़ाई होती है। ठीक, तो आप या तो बीए ऑनर्स किए हो, या फिर बीए के साथ अगर आप बीए प्रोग्राम किए हो, उसमें बीए के दौरान आपने हिंदी विषय को भी रखा हो, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी परसेंटेज होना चाहिए आखिर में वो 45% से आप बीए कंप्लीट किए हो। तो इस चीज को आप देख लीजिए कि इस आप वो पैरामीटर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आ ही रहे होंगे। आगे यहाँ पर बताया गया है कि इसके बाद आप के पास होनी चाहिए बीएड की डिग्री, आपने बीएड किया हो, साथ में सीटेट क्वालिफाइड भी हो। ठीक है, तो इसको भी आप कंप्लीट करें। ठीक है, यानी कि बीए में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, फिर सीटेट होना चाहिए। सैलरी इत्यादि के बारे में बताया गया है, अच्छी खासी सैलरी है। ग्रुप बी का ये जॉब है। उम्र एज लिमिट आप देख रहे हैं कि लिखा है कि 32 वर्ष के हैं आप तो आप भर सकते हैं, यानी कि जनरल में जो भी विद्यार्थी हैं उनकी एज क्या होनी चाहिए, 32 वर्ष होनी चाहिए। इस चीज को एकदम से आप क्लियर कर लीजिए कि 32 वर्ष न्यूनतम आयु है। ठीक है, मतलब एक तरीके से न्यूनतम क्या मैं कहूं, आपका 32 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अंतिम उम्र आपकी क्या है, 32 वर्ष होनी चाहिए, अधिक से अधिक। और कुछ छूट भी दी गई है अलग अलग कैटेगरी में, जो कि डीएसएसबी का रूल एंड रेगुलेशन होगा, तो उसमें 40 वर्ष तक के भी जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पर छूट दी गई है कि वो 40 वर्ष तक भी भर सकती हैं, उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन पुरुषों को 32 वर्ष तक ही वो भर सकते हैं। तो दो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि खास कंडीशन में अगर फीमेल है तो उसको 40 वर्ष तक वो भर सकती है, अगर मेल है तो वो 32 वर्ष तक ही भर सकता है। इस क्राइटेरिया को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं कि ये परीक्षा किस पैटर्न पर होगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक नोटिस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है जो कि डीएसएसबी की वेबसाइट से लिया है। बताया गया कि दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपकी परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और हर प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल टोटल पार्ट ए में यानी सेक्शन ए में 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। ठीक, तो ए सेक्शन में 100 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी होंगे और एक एक नंबर के होंगे। इस चीज को आपको क्लियर कर लेना है। सेक्शन बी भी बहुविकल्पी होगा और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, और इसमें भी कुल 100 प्रश्न होंगे, लेकिन ये प्रश्न आपके विषय पर आधारित होंगे। यानी जो सेक्शन बी है ये आपके विषय पर आधारित होगा, जिस विषय में आप भर रहे होंगे। मान लीजिए यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं वो हिंदी से जुड़े हैं, तो हिंदी के 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक, और कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड मेथोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे, कुछ सवाल बीएड से भी रहेंगे, 2-4 सवाल इसमें, यानी कि लगभग मानकर चलिए कि 15 के आसपास में क्वेश्चन रहेंगे। तो बीएड यानी कि टीजीटी हिंदी में अगर आप भर रहे हैं फॉर्म, तो आपको पेपर 2 तरीके से देखने को मिल सकता है। सेक्शन ए में आपको एक तरीके से 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और सेक्शन बी में भी 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर्स के रहेंगे, यानी टोटल एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होगा। आगे हम देखेंगे कि इसमें यह बताया गया कि सेक्शन ए और बी में
कैटेगरी वाइज मिनिमम न्यूनतम रूप से क्वालिफाई होना है, ठीक है। और फाइनल जो आपकी मेरिट बनेगी ए और बी को जोड़कर बनेगी। जैसे कई बार देखने में आता है कि विद्यार्थी सेंटर पर जाते हैं तो कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि केवल एक में क्वालिफाई होना है या फिर दोनों में क्वालिफाई होना है, या फिर जो मेरिट बनेगी वो केवल विषय के आधार पर बनेगी या दोनों को जोड़कर बनेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया गया कि मेरिट जो आपकी तैयार होगी वो दोनों को जोड़कर तैयार किया जाएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी को। लेकिन दोनों में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो मानकर चलिए कि 40% के आसपास में जब मैंने एग्जाम दिया था तो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स था। तो ये मोटे तौर पर आप मानकर चलिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो परीक्षा का मोड होगा कि सेक्शन ए से कितने सवाल रहेंगे। आपने देख लिया कि सेक्शन ए से 100 प्रश्न रहेंगे, लेकिन ये 100 प्रश्न 5 विभागों से रिलेटेड है, यानी कि हर विभाग से 20-20 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन से विभाग हैं यहाँ पर दिया गया है वेबसाइट में, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 20 प्रश्न, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से आप 20 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी भी रखना है, रीजनिंग को भी ध्यान में रखना है, साथ में अंक गणित का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करके रखना है, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ये पांचों यहाँ पर विभाग दिए गए हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं क्या इनमें पांचों में भी क्वालिफाई होना है, तो ऐसा नहीं है, सबको जोड़कर आपको सेक्शन ए में क्वालिफाई होना है। और ये मानकर चलिए कि 40% आप अपना लक्ष्य बनाकर चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेक्शन ए है वो 5 भागों में बटा हुआ है, हर भाग से 20 प्रश्न रहेंगे और टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 100। और बताया गया कि सेक्शन बी में स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, जिस विषय में आप फॉर्म भरे रहेंगे उससे क्वेश्चन रहेंगे 100, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं चाह रहा हूं कि हर एक चीज आपका क्लियर हो। निगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स, 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। अगर आपने कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है तो सही में से कट जाएंगे, यानी कि निगेटिव मार्किंग है। तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि ज्यादा डिफेंसिव मोड में होने के वजह से हम मेरिट में पीछे भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए कि निगेटिव तो है, लेकिन कुछ आप स्टेप्स ले सकते हैं इसमें रणनीति की दृष्टिकोण से, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब हिंदी विषय के सिलेबस पर हम चर्चा करें तो हिंदी विषय का सिलेबस टीजीटी का क्या है। इसका सिलेबस आप देख रहे हैं कि 3 भागों में बटा हुआ है, गद्य साहित्य, काव्य भाग और तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यावहारिक व्याकरण। तो ये 3 भागों में ये पूरा सिलेबस बटा हुआ है। गद्य साहित्य पढ़ना है, हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं। ये जो सिलेबस है 100 नंबर के लिए, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो गद्य साहित्य में हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं पढ़ना है, जिसमें कि उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी पर आधारित प्रश्न। तो अगर आप अलग अलग राज्यों की प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर पहले से आपने कई परीक्षाएं दी होंगी, तो आपके लिए ये कोई नया यहाँ पर सिलेबस नहीं दिख रहा है। बस आपको बस अलर्ट रहना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या पढ़ें, तो बुक्स मैंने यहाँ पर 2 तरीके की बुक्स बताई हैं कि एक प्रामाणिक बुक है और दूसरी वन लाइनर बुक है। अक्सर मैं प्रामाणिक किताबों को लेकर अपने चैनल पर चर्चा करता रहा हूँ, और न सिर्फ चर्चा मैंने की है बल्कि उन किताबों को पढ़ाया भी है। आज इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक उदाहरण के तौर पर ली जा सकती है। यानी कि अगर आप डीएसएसबी टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक होनी चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक होनी चाहिए, बच्चन सिंह की पुस्तक होनी चाहिए। और हमारे चैनल पर जो भी इतिहास संबंधी
किताबें वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इन वीडियो को देखने के साथ ही आपके दिमाग में कैसे किताबों को पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न उठते हैं, आप किन प्रश्नों को कैसे देखना है, गाइडेंस मिलेगी और आपकी जो सीटिंग क्षमता है वो भी क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। किताबों के रूप में देखें तो नगेंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चन सिंह की किताब आप खरीद सकते हैं। ठीक, तो गद्य साहित्य पहला भाग हो गया। दूसरा भाग है काव्य भाग, जिसमें दिया गया है हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, जिसमें निर्गुण काव्य, सगुण काव्य, सूफी काव्य को विशेष तौर से दिया गया है, रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न, जिसमें कि भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविताओं का नाम दिया गया है। इस भाग को भी आप अगर देख रहे हैं तो ये भी आपके लिए कोई नया नहीं है, ठीक है, ये पुराना ही है। जो विद्यार्थी अभी पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए तो नया हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ऑलरेडी हो सकता है कि इसकी परीक्षा पहले भी दिए हों और साथ में अन्य राज्यों की प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस पाठ्यक्रम से भली भांति वो परिचित होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है जो कि आपके लिए नई है। इन सभी चीजों को भी आप ऊपर जो मैंने किताबों को बताया हुआ है उनसे आप कवर कर सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि प्रामाणिक किताबें तो आपने बता दी, वन लाइनर किताब में कौन सी खरीदें, क्योंकि प्रामाणिक किताबों को पढ़ने में वक्त लगता है, तो प्राय बच्चे वन लाइनर किताबों की तरफ भागते हैं। तो इस एग्जाम के लिए मैं सिर्फ एक ही पुस्तक का नाम बताऊंगा, जो कि सरस्वती गोविंद पांडे की किताब को आप रख सकते हैं। और जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप नगेंद्र की किताब पढ़ रहे हैं, आचार्य शुक्ल की पढ़ रहे हैं, बच्चन सिंह की पढ़ रहे हैं, और अन्य जो भी प्रामाणिक किताबों में मैंने हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी का नाम नहीं बताया, क्योंकि उस किताब को देखते ही बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित हो जाते हैं कि इतनी मोटी किताब है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो उसको मैंने इस बार स्किप किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास होगी और समय होगा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ने और किताबों के रखने की लिमिट को मैं सीमित नहीं करना चाहता हूं। अलग अलग तरीके के विद्यार्थी हैं, लेकिन बेसिक तौर से ये किताबें आपके पास होनी चाहिए, ठीक। वन लाइनर किताब में सिर्फ एक किताब आप खरीदिए, तो दूसरा भाग भी समझ गए और पहला भाग भी समझ गए कि किसमें किसमें क्या क्या पढ़ना है। तीसरा भाग देखते हैं कि इसमें हिंदी भाषा और व्यवहारिक व्याकरण से रिलेटेड यहाँ पर पोर्शन दिया गया है, जिसमें हिंदी भाषा का विकास, हिंदी उपभाषाएं, बोलियां, देवनागरी लिपि और वर्ण विचार, ठीक है। यहाँ पर वर्ण वर्ग लिख दिया है, लेकिन वर्ण विचार जिसमें उच्चारण, वर्तनी, संधि की बात की गई है, शब्द विचार और शब्द रचना जिसमें पर्याय, विलोम, अनेकार्थक, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ना है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना, रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पद परिचय, अलंकार, शब्द शक्तियां, मुहावरे, अम्लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, पद्यांश, संविधान में हिंदी की स्थिति यानी 343 से लेकर 351 के बीच में क्या है। इसके अतिरिक्त संपर्क भाषा, हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी को लेकर दिया गया है। तो ये भी पोर्शन आप यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान भी पढ़े होंगे, केबीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो उस जमाने में भी पढ़े होंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप बीपीएससी ट्री इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी व्याकरण के पोर्शन को पढ़ना ही पड़ता है। साथ में यूपी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो भाषा से और व्याकरण से प्राय सवाल रहते हैं। तो देखिए, ये भी आपके लिए नया नहीं है। इसके लिए आपको बुक कौन सी रखनी चाहिए आपके पास, ताकि आप व्याकरण से रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्शन करना हो, प्रश्न गलत आ गया हो और आपका उत्तर सही हो, ठीक है, या फिर आंसर की ही गलत दे दी गई हो, तो आप वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक को रख सकते हैं। और चैनल पर हमने व्याकरण संबंधी बहुत वीडियोज बनाई हुई हैं। शुरुआती दौर में मैं व्याकरण पर ही ज्यादातर फोकस था, और हो सकता है कि वो वीडियोज आपके लिए थोड़ी सी पुरानी सी लग रही हो, लेकिन व्याकरण ऐसा पोर्शन है कि कभी पुराना होता नहीं है। तो मैं एक बार आप सभी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देखिए। अगर किसी की स्पीड कम है तो उसको बढ़ाकर देखिए। हाँ, मेरे स्मार्टनेस पर आप मत जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आप ही लोगों के बीच का हूं और मैंने कम संसाधन में इन सभी वीडियोज को
बनाया हुआ है। तो कंटेंट पर जाइए, मेरी कोशिश यही रही है कि मैं कंटेंट को ठीक प्रोवाइड कराऊं। तो हिंदी भाषा से लेकर प्रयोजन मूलक हिंदी तक की चर्चा हमने अपने चैनल में की है, सीयूईटी के दौरान तैयारी कराते हुए, या फिर एमपीपीएससी, झारखंड पीजीटी को लेकर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। यानी कि कोई ऐसा टॉपिक इसमें नहीं है जो कि आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जरूर देखिए, क्योंकि इस पोर्शन को आपको रटना नहीं है, इस पोर्शन को आपको समझना है। तो समझने के लिए आपको जानते हैं कि टीचर की जरूरत होती है। जहां कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस मिलेगा तो अच्छे से चीजें तैयार कर लेंगे। तो ये तो हो गया पूरा हिंदी का सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि पार्ट ए जो दिया गया है, जिसमें हमने बताया कि सब में अलग अलग 5 भागों से क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आप कैसे तैयार करेंगे और कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सामान्य जागरूकता का दिया गया है, जिसमें करंट अफेयर रहेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राज्य व्यवस्था, संविधान, बजट और पंचवर्षीय योजना, भूगोल, विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, कुछ नई किताबें जो पब्लिश हो रही हैं उनसे रिलेटेड, कला और संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्न, पुरस्कार और सम्मान जो हाल फिलहाल में दिए गए हों, देशों की राजधानियों के बारे में आप अपने को अलर्ट रखिए, और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन जो हैं उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है उनको भी ध्यान में रखना है। देखिए टॉपिक तो बहुत ज्यादा दिया गया है, इस टॉपिक से कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसको आप तैयार कर सकते हैं लूसेंट नाम की पुस्तक से, ठीक है। लूसेंट इसके लिए पर्याप्त है, आप इसको पढ़कर आराम से क्लियर कर सकते हैं। हाँ, करंट अफेयर के लिए आप कोई पत्रिका देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, जैसे कि समसामयिक, घटना चक्र, क्रॉनिकल, ये सब आती हैं। तो आप जिस पत्रिका को, दृष्टि की भी पत्रिका आती है, तो जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो, कंफर्ट हो पढ़ने में, आप जरूर एक बार देख लीजिए। वैसे यूट्यूब चैनल पे भी करंट अफेयर्स की बहुत क्लासेस चलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप पार्ट ए में जो पहला खंड दिया गया है सामान्य जागरूकता, उसको लूसेंट से और अन्य तकनीकी सहयोगों से तैयार कर सकते हैं। इससे 20 प्रश्न आएंगे, और अब प्रश्नों का जो मैंने स्तर देखा है बहुत हाई फाई लेवल के नहीं होते हैं, जिसको आप छोटा समझते हैं वही प्रश्न आ जाता है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा पार्ट दिया गया है सामान्य बुद्धि एवं तर्क क्षमता से, इसके लिए एक बुक का नाम है RS अग्रवाल की बुक आती है, इसको आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अंकगणितीय संख्या पर आधारित श्रृंखलाबद्ध प्रश्न रहते हैं, स्थान से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, आंकड़ों पर आधारित रहते हैं, ठीक, अशाब्दिक श्रृंखला पर आधारित प्रश्न रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हैं, तार्किक क्षमता पर आधारित प्रश्न रहते हैं, कथन तर्क पर आधारित, यानी कि जो रीजनिंग के सामान्य प्रश्न होते हैं वही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इनकी संख्या भी कितनी रहेगी? 20 रहेगी। तो ये अपना टारगेट तैयारी करते समय रखिए कि हर सेक्शन से आप 15 क्वेश्चन तो जरूर ही कर लीजिए, 10 से 15 आप बीच में रख के चलिए, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो दूसरा हो गया। तीसरा जो कि अंकगणित का दिया गया है, ये भी RS अग्रवाल की ही बुक से आप कवर करिए, ठीक है ना, जिसमें कि डेटा से रिलेटेड है, दशमलव, LCM, HCF से क्वेश्चन रहते हैं, भिन्न से, अनुपात, लाभ और हानि से प्रश्न रहते हैं, ब्याज से रिलेटेड, परसेंटेज से सवाल आते हैं, औसत, ठीक है, कार्य समय, समय दूरी और कुछ ग्राफ पर आधारित प्रश्न रहते हैं। यहाँ से भी कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी टारगेट देखिए, हिंदी पढ़ने वाले सामान्य तौर पे विद्यार्थियों का अंकगणित थोड़ा कमजोरी होता है, तो ये मानकर चलिए कम से कम 10 प्रश्न तो आप कर ही लें, ठीक है ना। तो हर इकाई को या फिर जो भी पार्ट है इसमें, उसमें आपको पहले से ही रणनीति बना के चलना पड़ेगा कि किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है। आगे बात करते हैं सामान्य हिंदी से रिलेटेड। सामान्य हिंदी के लिए हमने ऊपर एक बुक का नाम बताया हुआ था वासुदेव नंदन प्रसाद की, लेकिन सामान्य हिंदी से रिलेटेड एक बुक आप लूसेंट की चाहे तो खरीद सकते हैं, ठीक है। और देखिए इस इकाई को आपको पढ़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करना है, अगर ऊपर हिंदी विषय को तैयार करते ही ये भी आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे, पर्यायवाची रहेगा, अब विलोम शब्द रहेंगे, वाक्य से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, ठीक है, शब्दावली से कुछ शब्दावली दे दी जाएंगे, उनके अर्थ पूछे जाएंगे, शुद्ध अशुद्ध से प्रश्न रहेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कि रिक्त स्थान दे दिया जाता है, उसको भरना रहता है, कुछ वाक्यांशों से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं, बहुवचन रूप खूब पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और फिर वाक्य विन्यास पर आधारित भी प्रश्न होते हैं। आप देखेंगे मेरी पुरानी वीडियोज, शुरुआत में जब मैं डीएसएसबी की कभी तैयारी कराता था या फिर पुरानी वीडियोज आप देखेंगे ना, तो वहां पर आपको इन 5 इकाइयों से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे मैं कोशिश करूंगा कि डीएसएसबी टीजीटी की भी कुछ वीडियोज आए। पहले पाठ्यक्रम को हम देख लेते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं तो हमारा 50% ऐसे ही तैयार हो जाता है। तो सामान्य हिंदी में कौन कौन से प्रश्न आएंगे और कौन सी बुक पढ़नी है आप समझ गए होंगे। और बात करते हैं कि जनरल इंग्लिश को आप कैसे तैयार करेंगे। जनरल इंग्लिश के लिए एक बुक है जिसका नाम यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, एसपी बख्शी का की एक बुक आती है जनरल इंग्लिश की, तो इसको आप खरीद सकते हैं, जिसमें वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, टेंस से रिलेटेड है, आर्टिकल्स ए एंड द कहाँ लगता है इससे रिलेटेड, कंप्रिहेंशन से रहेंगे, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति से रिलेटेड, विशेषण से रिलेटेड, शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, वाक्य इसमें भी अरेंज करने के लिए आएंगे, अनसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स और फ्रेज से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। इनकी संख्या क्या होगी, 20 होगी। तो इसमें भी आप मानकर चलिए कि 10 से 15 आप सही करने की कोशिश कीजिए, ये सभी आपके प्रैक्टिस पे होंगे। हिंदी में तो ये मानकर चलिए जब मैंने परीक्षा दी थी तो मेरे 19 सवाल सही हुए थे। एक सवाल क्योंकि उस समय OMR पर आधारित था, तो एक सवाल मैंने रंगने में गलती कर दी, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो हो गया। नहीं तो आप बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 20 में 20 भी कर सकते हैं। तो इतना तो कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आपको जो मैं 40% बोल रहा था कि ए सेक्शन में होना चाहिए मोटे तौर पर, ये बहुत सारा कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो हिंदी पे तो इतना पकड़ होनी ही चाहिए, तो अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में गाइड करने की कोशिश की कि डीएसएसबी टीजीटी हिंदी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आपका सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, हर पहलू पर मैंने चर्चा करने की कोशिश की है, साथ में किताबें भी बताई। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा कि किताबें तो हैं लेकिन हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखिए, इसके लिए न किसी का आपको नोट्स खरीदना है और न किसी की प्रैक्टिस सेट्स को खरीदना है। आपको जाना है सीधे डीएसएसबी के वेबसाइट पे, और वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। प्लीज आप लोग जाकर उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, और न सिर्फ आप टीजीटी के क्वेश्चन को देखिए, डीएसएसबी बहुत सारी परीक्षाएं कराता है, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे परीक्षाएं होती हैं, फिर उसमें असिस्टेंट लैब से रिलेटेड है, टीजीटी पीजीटी है, ढेर सारी परीक्षाएं होती हैं। तो उनको जाकर एक बार आप जरूर फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि इतनी प्रैक्टिस सेट वहां पर भरी पड़ी है कि आपको दूसरी न किसी के नोट्स पर आधारित आपको रहना पड़ेगा, न प्रैक्टिस सेट के लिए परेशान होना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मेरी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेरी तो यही कोशिश रहती है कि आप आत्मनिर्भर रहें, दूसरे के पैरों पर न चलने की कोशिश करें, आप अपने पैर को मजबूत कीजिए और आपको खुद अच्छा लगेगा चल के। तो उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो जरूर कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।